एडम एक ऐसा लड़का जो आम लोगों की तरह दिखता था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ भी आम नहीं था। वह एक छोटे शहर में पला बढ़ा। किताबें पढ़ना, वीडियो गेम खेलना और अकेले घूमना उसे पसंद था, लेकिन उसके अंदर हमेशा कुछ सवाल थे, कुछ अधूरी पहेलियां जिन्हें वह खुद भी ठीक से समझ नहीं पाता था। एडम को हमेशा अजीब सपने आते थे, सपने जो हकीकत जैसे लगते थे और कभी कभी तो वे सच भी हो जाते थे। क्या यह महज एक संयोग था या फिर कुछ और? उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर जाने वाली है जहां से वापस लौटना नामुमकिन होगा। अब असली कहानी शुरू होती है। टॉम पागल हो गया, गिलबर्ट ने कहा। स्किज़ोफ्रेनिया या कुछ और, मुझे लगता है। उसने पूरी तरह से बाहर जाना बंद कर दिया। अंदर ही बंद रहने के 1 महीने बाद वह भूख से मर गया। वह एक जमाखोर था, एक गंभीर। घर को साफ करने में हफ्तों लग गए और तब भी कुछ कचरा अभी भी बेसमेंट में पड़ा है जो क्लीनर्स ने छोड़ दिया था। मुझे उत्सुकता होगी कि क्या वहां कोई कीमती चीज है, उसने सुना। मुझे शक है। मैंने जो अव्यवस्था बची हुई थी उसमें छांट कर ज्यादातर को बेकार पाया। वहां धूल भरे उपकरणों की अलमारियां और इस्तेमाल किए गए फर्नीचर के ढेर थे। दीवार के साथ एक बड़ा गद्दा था जिस पर गंदे धब्बेदार चादरें और पुराने कपड़े पड़े थे। एक चीज थी जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया। बेसमेंट के दूर पिछले कोने में कुछ सफेद चादर के नीचे छिपा हुआ था एक छाती, दीवार की ओर मुंह करके। छाती के अंदर मुझे एक डायरी और पेंटिंग्स का ढेर मिला। मैंने पहले डायरी को स्किम किया। मैंने पढ़ते समय कुछ अजीब एंट्रीज को नीचे कॉपी किया है। आज मुझे अपने जीवन का सबसे अजीब अनुभव हुआ। यह एक सपने से शुरू हुआ, जितना मुझे याद है। मैं कुछ से भाग रहा था। मुझे याद नहीं है कि यह कैसा दिखता था। मुझे पता है कि यह विशाल था, एक अंतरिक्षीय पैमाने पर, और यह होना नहीं चाहिए था। मुझे यकीन नहीं है कि यह समझ में आता है, लेकिन इसे बताना मेरे लिए मुश्किल है। मैं सपने से सिर दर्द और पसीने से लथपथ जागा। मेरा गला सूखा और कच्चा था। मेरे कान बज रहे थे। कुछ गलत लग रहा था। अगली सुबह जब मैं बाहर गया तो जो मैंने देखा वह अजीब था। ऐसा लग रहा था कि बिजली का बोल्ट मेरे पीछे के मैदान के किनारे पर गिरा हो। मकई का तत्काल हिस्सा काला और मुरझाया हुआ था। आगे की मकई एक बीमार भूरी रंग की थी। झुलसे हुए जमीन के चक्र के केंद्र में एक हाथ के आकार का पत्थर का तोरण था। इसके प्रत्येक पक्ष पर 4 अजीब चेहरे सजाए हुए थे। वे लगभग लेकिन पूरी तरह मानव नहीं थे। 2 चिल्ला रहे थे, अन्य 2 की मुस्कान असामान्य रूप से चौड़ी हो रही थी। पत्थर का एक टुकड़ा एक तरफ लाल भूरे धब्बे से रंगा हुआ था। पिछले मकान मालिक ने तोरण को अपने घर ले जाकर बेसमेंट में रखा। अगले कुछ प्रविष्टियां उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए थी। मैं डायरी को स्किम करते हुए इतना उत्तेजित हो गया और मेरा जिज्ञासा जल्द ही पुरस्कृत हो गया। मेरी एक पेंटिंग के साथ कुछ हुआ है। मैं इसे समझने में मदद करने के लिए इसे लिख रहा हूं। मैंने वर्षों से पेंटिंग को अपने पास रखा है। यह यहाँ था जब मेरे माता पिता अंदर चले गए। यह वही चीज है जिसे आप इतने लंबे समय तक जीते हैं कि आप वास्तव में इसे नोटिस नहीं करते हैं। फिर भी अब जब भी मैं इसके साथ कमरे में बैठता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि पेंटिंग मुझे देख रही है। उसने पेंटिंग का वर्णन किया। एक बूढ़ा आदमी एक टेबल पर बैठा है, एक हाथ में चलने वाली छड़ी, दूसरे हाथ में चश्मा आंखों के सामने पकड़े हुए। जब उसने इसे करीब से जांचा तो टॉम ने देखा कि पेंटिंग में कुछ बदल गया है। आदमी अलग दिखता है। वह डर गया है और उसकी परछाई के पीछे एक लंबी ऊंची परछाई है जो केवल मुश्किल से दिखाई दे रही है, लेकिन यह निश्चित रूप से वहां है। कुछ दिनों के बाद मैंने इसे दीवार से हटा दिया और बेसमेंट में रख दिया। तब मैंने देखा कि तोरण शेल्फ से गिर गया था जिस पर यह बैठा था। यह कई टुकड़ों में टूट गया था। तोरण ने अब वह दुश्मनी का भावना नहीं दिया जो उसने पहले किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भावना गायब हो गई है। यह नहीं हुई है। मैं फिर से बेसमेंट में गया। मैंने तोरण और वाटर कलर पेंटिंग दोनों के अवशेषों की जांच की। मैंने पहले जो असुविधा का वर्णन किया था वह अब गायब हो गई है। पेंटिंग फिर से सामान्य दिखाई देती है। बस एक बूढ़ा आदमी दर्शक को देखता हुआ, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह गहरे विचार में हो। ऊपर मेरे घर के आसपास की कुछ अन्य पोर्ट्रेट्स हैं। एक जंगल में एक छोटे झरने का है। अब मेरी नजर के कोने से मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे पेंटिंग के बीच में 2 पेड़ों के बीच से देख रहा है। मुझे लगा कि यह मेरी कल्पना होनी चाहिए, लेकिन जब मैंने पैरानोइया के कारण करीब से देखा तो मैंने महसूस किया कि यह ऐसा नहीं था। जब मैंने करीब से देखा तो मुझे पेड़ों के बीच एक लंबी छाया दिखाई दी जो अजीब और असामान्य कोण पर झुकी हुई थी। मेरे घर की और पोर्ट्रेट्स बदल गई है।
ये बदलाव दोनों सूक्ष्म और विचलित करने वाले हैं। जो और अजीब है वह यह है कि जब एक पेंटिंग बदल जाती है, अन्य वापस बदल जाती है। झरने की पेंटिंग के अंदर की छाया गायब हो गई है। मैं जानना चाहता हूं कि यह क्या हो रहा है, उसे तर्कसंगत रूप से समझाया जा सकता है, और अगर नहीं तो मैं समझना चाहता हूं कि मुझे सता रहा यह चीज क्या है। मैंने इसके बारे में सोचा है और मुझे लगता है कि अवशेषों को हटाना सबसे समझदार होगा। मुझे यह जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि इसे साझा करने का कितना असहज है। मेरे पेंटिंग्स को पकड़ने वाली चीज जो किसी तरह से तोरण से संबंधित होनी चाहिए। मुझे बदली पेंटिंग्स के आसपास रहने से नफरत है। वे इतने बुरे नहीं हैं जब वे वापस बदल गए हैं, लेकिन जो भी पेंटिंग दृश्य विचलनों को धारण करती है वह जीवित महसूस होती है। सिर्फ जीवित ही नहीं बल्कि शत्रुतापूर्ण। मुझे ईमानदारी से लगता है कि पेंटिंग्स के अंदर की चीज मुझसे नफरत करती है। मैं अति अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन मैं मूर्ख नहीं होऊंगा यह नकारने के लिए कि मैंने बाहर पाया गया तोरण बुरा था। तोरण को हटाने का काम नहीं हुआ, सभी पेंटिंग्स को हटाने का काम नहीं हुआ जिन्हें मैंने बदलाव देखा था। यह पूरे घर के विभिन्न पोर्ट्रेट्स के बीच बदलता रहता है। सबसे हाल का एक छोटी पुराने जमाने के पड़ोस का लैंडस्केप पोर्ट्रेट है जो 1930 के दशक का है। कोई खिड़की से मुझे देख रहा है जो कांच की ग्रेनेस में बस धुंधली धुंधला है। मैंने इसे नीचे उतारकर अन्य के साथ रखा है। अगली प्रविष्टियां बताती हैं कि वह एक छवि से दूसरी छवि में कैसे चला गया। टॉम बाद में चित्रों के आसपास रहने का एक फोबिया विकसित कर लिया और उन्हें धार्मिकता से बचा लिया, जितना कि हर पेंटिंग को अपने बेसमेंट में बंद कर देना। उसकी प्रविष्टियां कम और कम स्पष्ट होती गई। उन्होंने बताया कि उनकी दुनिया कैसे गिर रही थी। जो लेख उन्होंने लिखा वह एक उदास और अकेले आदमी की दुखद तस्वीर चित्रित करता है जिसे मदद की जरूरत थी, लेकिन उसे कैसे और कहां से मिलनी है यह नहीं पता था। मैं अंतिम कुछ प्रविष्टियों को समझ नहीं पाया। वे पागलपन की बातें पढ़ते थे। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि गिलबर्ट ने मुझे बताया था कि उनकी मौत से पहले के वर्षों में उन्हें कई मानसिक बीमारियों का निदान किया गया था। टॉम ने अपने घर को बार बार चित्रों की तलाश में खंगाला। उन्होंने दावा किया कि हर कुछ हफ्तों में दीवारों से अलग अलग तस्वीरें टंगी हुई मिली। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नए चित्र नहीं आ गए हैं, यह उनका दैनिक अनुष्ठान बन गया था। वह इस पर विश्वास था कि अगर रैत, जैसा कि उन्होंने इसे कहना शुरू किया था, को बहुत लंबे समय तक उनके बेसमेंट के बाहर छोड़ दिया जाता है तो कुछ भयानक होगा। यहाँ पढ़ने योग्य हिस्से का अंत होता है। शेष प्रविष्टियां समझ से बाहर थीं। मैंने डायरी को ऊपर ले जाकर चित्रों को छांटा। वे वही चित्र थे जिन्हें लेखक ने वर्णित किया था। ढेर के नीचे का एक चित्र W2 के कमजोर सैनिकों के एक जुलूस का था जो एक मौसम से प्रभावित युद्ध भूमि के अवशेषों पर चल रहे थे। सैनिकों की आंखें भयभीत और प्रेतवादित थीं। उनके चेहरे तेज सफेद थे। यह तस्वीर मुझे एक अज्ञेय तरीके से डराती थी। जितनी देर तक मैंने इसे देखा, सैनिकों के चेहरे उतने ही पागल और विक्षिप्त दिखाई दिए। जो संवेदना मैं महसूस कर रहा था वह लेखक द्वारा वर्णित थी। एक धीरे धीरे बढ़ती हुई असहजता की भावना जिसने पेंटिंग को बहुत देर तक देखने में मुश्किल बना दिया। चित्र के साथ मैंने सबसे पहली चीज यह किया कि इसका अपने फोन पर फोटो लिया। टॉम ने पहले कुछ बार ऐसा ही किया था और एक संदिग्ध दावा किया था। उनके अनुसार चित्र का उन पर प्रभाव फोटो पर लागू नहीं होता था, चाहे उन्होंने कितने भी फोटो लिए हों। वह सही था। चित्र कैमरे पर स्पष्ट रूप से अलग दिखाई दिया। सैनिकों के चेहरे अधिक गंभीर दिखाई दिए, बजाय डर के, और जुलूस के पीछे का सैनिक विक्षिप्त तरीके से मुस्कुरा नहीं रहा था जैसा कि मूल चित्र में था। मैंने कुछ और फोटो लिए, अभी भी पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन उन्होंने सभी वही चीज दिखाई। एक गृहस्वामी पार्टी में मैंने युद्ध चित्र को कुछ दोस्तों को दिखाया। जब उन्होंने इसे देखा तो उन्होंने मेरे असहजता को साझा किया। उनमें से कुछ को तत्काल भय की भावना नहीं मिली जो मैंने वर्णित किया था, लेकिन एक के बाद एक वे सभी इसे स्वीकार कर गए। जब मैंने उन्हें फोटो दिखाया तो उन्होंने पुष्टि की कि मैंने जो अंतर देखा वह वास्तविक था। उन्होंने मेरे फोटो संपादन कौशल की प्रशंसा की और मुझे उन्हें समझाना पड़ा कि मैंने इनमें से कोई भी नहीं किया था। जब मैंने एक और फोटो लेकर तथ्य को सिद्ध किया तो मेरे एक दोस्त ने एक दिलचस्प थ्योरी प्रस्तुत की। उसने सुझाव दिया कि एक विशेष प्रकार की पेंट का उपयोग किया जा सकता था ताकि कैमरे की रोशनी में चित्र अलग दिखाई दे। रहस्य को हल करने के लिए मैंने टॉम की डायरी में किए गए अन्य दावों की परीक्षण शुरू कर दिया। मैंने W2 चित्र को ऑनलाइन मिली, कुछ डरावनी फोटो के साथ रखा और उन्हें प्रिंट आउट किया।
पहली बार यह एक अंधेरे पृष्ठभूमि से झांकते हुए एक पीले कोणीय चेहरे के फोटो के साथ हुआ। मैं सटीक रूप से यह नहीं कह सकता कि यह कब हुआ, लेकिन रैथ ने फोटो पर कब्जा कर लिया, जो एक सामान्य डरावनी छवि छपी हुई कागज की एक टुकड़ा थी। अब मेरे बगल की मेज पर एक गहरी, लगभग दबावपूर्ण उपस्थिति बन गई। कुछ और हुआ भी। W2 चित्र ने धीरे धीरे बदल दिया। सैनिकों के चेहरे अब उन तस्वीरों के समान दिख रहे थे जो मैंने चित्र के फोटो लिए थे। ये ठीक उसी तरह काम किया जैसा टॉम ने अपनी डायरी में वर्णित किया था। जब भी मैं सीधे एक फोटो को नहीं देख रहा था, मैं शपथ ले सकता था कि इसमें चेहरा मुझे घूर रहा था। मैंने बार बार जांच की कि यह मामला नहीं था, लेकिन इससे मेरी चिंता कम नहीं हुई। फोटो का प्रभाव समय के साथ संचित होता दिखा। जितना अधिक रैथ ने एक फोटो को निवास किया, यह एक निरंतर और अप्रिय भावना के रूप में शुरू हुआ। जितना अधिक समय मैंने फोटो के आसपास बिताया, उन्होंने मुझे उतना ही अधिक परेशान किया। सफेद कोणीय चेहरा मेरी आंख के कोने में दिखाई देने लगा। मुझे समझ में आया कि टॉम ने चित्रों के बारे में जिस तरह से बात की और उन्होंने इतने सारे चित्र बेसमेंट में क्यों छुपा दिए। यदि मैं रैथ के साथ एक ही कमरे में होता, तो मैं इससे दूर रहकर बहुत देर तक नहीं रह सकता था, या बहुत देर तक इसे देख भी नहीं सकता था। और मैं अकेला नहीं था जो इस तरह महसूस कर रहा था। मेरे दोस्तों ने भी इसी भावना को साझा किया। एक बार हमने एक खेल खेला कि कौन सबसे लंबे समय तक एक कब्जे वाले फोटो को देख सकता है। हम में से सबसे अच्छे ने 9 मिनट तक देखा और फिर कांपते हुए मुड़ गया और कमरे से बाहर चला गया। ऐसी चीजें थी जो रैथ कर सकता था, जो टॉम ने कभी नहीं सीखा, लेकिन मैंने किया। अब तक मैंने जो कुछ देखा वह केवल उस चीज की शुरुआत थी जो रैथ करने में सक्षम था। एक बरसात के दिन जब मैं एक कक्षा असाइनमेंट में फंस गया, मैंने एक ब्रेक लेने का निर्णय लिया और एक कॉफी लेने बाहर गया। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ मुझे घूर रहा था जो पहले नहीं था। मुझे तस्वीर में सूक्ष्म अंतर को पहचानने में देर नहीं लगी और यह समझ लिया कि क्या हुआ था। रैथ ने मेरे कंप्यूटर में स्थानांतरित हो गया था। जो मैं देख रहा था वह वही झांकते चेहरे का डिजिटल कॉपी था जो मैंने आपको पहले दिखाया था। कोई भी प्रतिलिपि जो मैंने छवि फाइल की बनाई, उससे कब्जे वाली छवि के संज्ञानात्मक प्रभाव या रैथ ने इसे बनाने वाले दृश्य अंतर को पुनः प्रस्तुत नहीं किया। छवि को संशोधित करना शुरू में कुछ नहीं किया। जब मैंने इसे बहुत बदल दिया तो रैथ ने छवि को त्याग दिया और इसे उसी फोल्डर में एक और में पुनः संलग्न कर दिया। मैंने एक पेरेंट डायरेक्टरी में दूसरी छवि डाली, कब्जे वाली को हटा दिया और प्रतिक्रिया के लिए इंतजार किया। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। रैथ ने वही किया जो मैंने इसे करने की भविष्यवाणी की थी, इसे दूसरे डायरेक्टरी की छवि में स्थानांतरित कर दिया। कुछ दिनों बाद मैंने इसे एक GIF के अंदर लाने में कामयाब रहा। GIF में एक लड़की को अपने प्रतिबिंब को घूरते हुए दिखाया गया था। एनिमेटेड लूप प्रतिबिंब को आगे झुकते हुए और चेहरे को दूसरे पक्ष में धकेलते हुए दिखाता था। रैथ ने GIF के अंत में एक अतिरिक्त सेकंड जोड़ दिया, जिसमें प्रतिबिंब कांच से पिघलता हुआ और लड़की की तरफ निकलता हुआ दिखाया गया था। यह अंतर अपने आप में परेशान करने वाला था, लेकिन मैं शपथ ले सकता था कि GIF स्क्रीन पर हर बार थोड़ा और बदल रहा था। समय समय पर GIF बिना संकेत के स्क्रीन पर पॉपअप हो जाता था, अपनी अंतहीन पुनरावृत्ति में अटका हुआ। मैं अपने कंप्यूटर का उपयोग करते समय एक अस्पष्ट भावना महसूस करने लगा, क्योंकि मुझे डर था कि रैथ फिर से स्क्रीन पर फ्लैश करेगा। यह डरने के लिए एक मूर्खतापूर्ण चीज थी, लेकिन मैं इस भावना को हिलाने के लिए संघर्ष करता रहा। हाल ही में मैंने एक स्लेशर फिल्म देखी थी और मैंने देखा कि क्या रैथ इससे इंटरैक्ट करेगा। अन्य मीडिया की तरह ही फिल्म के कब्जे वाले संस्करण में वास्तविक अंतर थे। हत्या के दृश्य अधिक ग्राफिक थे और अधिक समय तक चलते थे। फिल्म 10 सेकंड के शॉट के साथ समाप्त हुई, जिसमें हत्यारा बिना किसी संगीत या शोर के कैमरे में भावहीन होकर घूर रहा था। फिल्म को दूसरी बार देखने के बाद कई और दृश्य सामने आए जहां विभिन्न पात्र रुकते थे, मौन रहते थे और हत्यारे की तरह स्क्रीन में घूरते थे। फिल्म हर बार देखने पर और अधिक बिगड़ जाती थी। दृश्य विक्षिप्त हो गए और उपशीर्षक एक भाषा के अनजाने अक्षरों के अपरिचित जंबल में बदल। हालांकि खेल में बहुत कुछ ठोस रूप से नहीं बदला था। खेलना पूरी तरह से एक अलग अनुभव था। एक अस्थिर भावना थी कि खेल में कुछ हमारे साथ छिपा हुआ था, कुछ जो वहां नहीं होना चाहिए था। जॉर्ज विशेष रूप से खेल के रूप में जो बन गया था उसे देखकर चकित था। उसे यह विचार आया कि हमें रैथ को खेल की सभी प्रतियों में डालने का कोई तरीका खोजना होगा।
फिर हम खेल जारी करेंगे और हर कोई इसे खेलते समय जो हमने अनुभव किया था उसे महसूस कर सकेगा। वह इस बात से पूरी तरह आश्वस्त था कि अगर हम यह कर सकते हैं तो यह एक बहुत बड़ी सफलता होगी। वह यह भी दावा करने तक गया कि यह अब तक के सबसे सफल इंडी हॉरर टाइटल में से एक हो सकता है। मैंने उसकी योजना में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। केवल एक ही प्रतिलिपि भूतिया खेल की हो सकती थी। मेरे दोस्तों ने केवल तब खेल का अनुभव किया जब उन्होंने इसे मेरे कंप्यूटर पर खेला। खेल की स्ट्रीमिंग या अन्यथा रिकॉर्डिंग उस प्रभाव को प्रभावी ढंग से पुनः प्राप्त नहीं कर सकती थी जो खेलते समय होता था। उन्होंने गेम फाइलों को एक विशेष प्रोग्राम से चलाने का सुझाव दिया ताकि रैत की प्रतियां बनाई जा सके। हालांकि यह विचार मुझे संदिग्ध लग रहा था, मैंने उसे एक यूएसबी ड्राइव पर फाइल हस्तांतरित करने के लिए सहमति दी। वह आश्वस्त था कि वह इसे कर सकता है और इस विचार के प्रति उसका उत्साह संक्रामक था। अगले कुछ महीनों के लिए जॉर्ज ने खेल के विकास के लिए खुद को समर्पित किया। इस समय के दौरान उन्होंने जो काम किया वह प्रभावशाली था। एक लाइव स्ट्रीम में उन्होंने हमें एक जीवन आकार के खेल स्टेडियम और पूरी तरह से सुसज्जित शॉपिंग मॉल का दौरा कराया। वह चाहता था कि खेल का अनुभव हर व्यक्ति के लिए अद्वितीय हो जो इसे खेले। इसके लिए उन्होंने दुनिया को प्रोसीजरली जनरेट करने का निर्णय लिया। यह एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य था, लेकिन जॉर्ज अडिग था कि वह इसे कर सकता है और उसके पास इसे साबित करने के लिए पहले से ही कोड था। उनकी प्रगति शानदार थी, लेकिन यह वह नहीं था जो हमें चिंता थी। हम सुनना चाहते थे कि उन्होंने रैत के साथ क्या किया था। जॉर्ज ने स्वीकार किया कि वह चीज को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह खेल में फाइलों के माध्यम से बहुत तेजी से कूद रहा था ताकि वह इसे ट्रैक कर सके। उसने हमें आश्वासन दिया कि वह समस्या पर नियंत्रण पालेगा और अपना वादा पूरा करेगा। हमें बस धैर्य रखना था। जॉर्ज एक भारी श्रमिक था। वह आमतौर पर या तो काम टालता था या बुखार से कुछ काम करता था। हम उसे देर रात असाइनमेंट पूरा करने के बाद थका हुआ देखने के आदी थे। मैं यह इसलिए लाता हूं ताकि समझा सकूं कि जब हमने कक्षाओं के दौरान जॉर्ज को देखा तो हमें शुरुआत में चिंता क्यों नहीं हुई। हमें थोड़ा चिंतित हुआ जब उसने कक्षाओं में आना बंद कर दिया और 2 परीक्षाएं छोड़ दी। वह चिंता तब चिंता में बदल गई जब निक ने सुना कि उसने एक पारिवारिक पुनर्मिलन छोड़ दिया था। हमने उससे संपर्क किया। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी अनिद्रा वापस आ गई थी। उसने यह सब किसी बड़े मामले के रूप में न खेलते हुए हमें आश्वासन दिया कि वह डॉक्टर को देखने का इरादा रखता है। 2 हफ्ते बाद जॉर्ज ने हमें खेल के विकास में एक और मील का पत्थर साझा किया। स्टॉकर एक नया विचार था जिसे जॉर्ज ने खेल में जोड़ा था। यह इन गेम में कुछ समय बीत जाने के बाद आता था। स्टॉकर उस भावना का भौतिक रूप माना जाता था जिसमें हर कोने के पीछे कुछ छिपा हुआ है और धुंध की दीवारों के पार रैत का भयानक अनुभव होता है। हम थोड़े नाराज थे कि उसने हमारे किसी भी परामर्श के बिना खेल को इतनी महत्वपूर्ण तरीके से अपडेट कर दिया। हम इस पर बहस कर सकते थे। हालांकि जॉर्ज खेल के प्रमुख डेवलपर थे और वर्तमान में उस समय इसे काम करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। 2 घंटे की लाइव स्ट्रीम के दौरान उन्होंने खेल के खाली परिदृश्यों में स्टॉकर की खोज की और हम उन्हें देखते रहे। पहले 30 मिनट के लिए उन्होंने एक महानगर को पार किया जिसमें पत्थर की बनी आकृतियां खिड़कियों से बाहर देख रही थी जो अस्वाभाविक रूप से आकाश की ओर बढ़ रही थी। उन्होंने एक शहर के चौक में एक ओवरसाइज्ड गोलाकार फव्वारे के साथ घूमते हुए जहां हर इमारत एक घनी धुंध की परत से ढकी हुई थी। खेल का भयानक माहौल हमारे बीच बातों से ऑफसेट हो गया क्योंकि हमने उसे खेलते देखा। फिर भी केवल इतना समय था कि हम चुप्पी के खालीपन को भर सके क्योंकि जॉर्ज खाली दुनिया के चारों ओर बेचैन होकर घूमते रहे। वह असहज रूप से चुप रहे, हमारी बातचीत शुरू करने के प्रयासों का शायद ही जवाब दे रहे थे और जब भी हमने उनसे बात करने की कोशिश की वह और अधिक चिड़चिड़े हो गए। मुझे लगता है मैंने इसे देखा। जॉर्ज ने अचानक लाइव स्ट्रीम पर घोषणा की, मैंने कुछ नहीं देखा और न ही किसी और दर्शकों ने देखा जो अब भी देख रहे थे। उनका अवतार रुका हुआ था और एक पहाड़ी की ढलान की ओर घूर रहा था जिस पर एक अकेला गगनचुंबी इमारत आसमान की ओर उठ रही थी। उनकी अगली टिप्पणी 1 और मिनट की चुप्पी के बाद आई। मैं इस चीज की ओर चलता रहता हूं लेकिन ऐसा नहीं लगता कि मैं इसके करीब जा रहा हूं। यह मुड़ गया है, मुझे लगता है। उनका अवतार बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। वह तब से हिले नहीं थे जब से उन्होंने स्टॉकर को देखने का दावा किया था। एक और विराम था, क्या तुम इसे देख रहे हो? हम सभी ने सहमति जताई कि हम कुछ नहीं देख सकते।
मुझे इसका चेहरा दिखाई देता है। हे भगवान, इसमें कुछ गड़बड़ है। यह लाइव स्ट्रीम कुछ देर तक जारी रही। जॉर्ज का अवतार गृहधुंध की गहराइयों की ओर घूर रहा था। हमने उनसे एक और शब्द नहीं सुना। जॉर्ज से पूरे दिन कोई संपर्क नहीं होने के बाद मैं उनके घर जाकर उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला। जॉर्ज ने हंसते हुए अपने व्यवहार को छिपा दिया। मुझे बता रहे थे कि वह थोड़ा बीमार महसूस कर रहे थे और ब्रेक लेने का फैसला किया था। उन्होंने लाइव स्ट्रीम के दौरान कितनी अजीब तरह से व्यवहार किया, इसे मानने से इनकार कर दिया। वह स्टॉकर को देखना बिल्कुल भी याद नहीं कर सके और उन्हें यह भी याद नहीं था कि लाइव स्ट्रीम कैसे समाप्त हुई। इस घटना के बाद जॉर्ज तेजी से खराब होने लगे। उनकी अनिद्रा और भी बदतर हो गई। आप देख सकते थे कि जब भी वह कक्षा में उपस्थित होने का प्रयास करते तो इसके संकेत दिखाई देते थे। उन्होंने अक्सर झपकी लेना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में एक सुस्त नजर के साथ हमेशा अंतरिक्ष की ओर घूरते रहते थे, शायद ही अपने आसपास की दुनिया को स्वीकार करते थे। जॉर्ज ने 1 साल पहले एक ब्लॉग शुरू किया था जिसे उन्होंने गेम डेवलपमेंट डायरी के रूप में रखा था, ताकि खेल ने जो छोटी समुदाय के प्रशंसक बनाए थे उन्हें इसकी प्रगति के बारे में अपडेट रखा जा सके। तब तक ये बाहरी दुनिया से संवाद करने का उनका मुख्य तरीका बन गया था। मुझे खेल के अल्फा रिलीज में हुई सभी देरी के लिए खेद है। विकास कीड़े और मेरे जीवन में चल रही कुछ अन्य व्यक्तिगत मुद्दों से जटिल हो गया है। आप में से बहुत से लोग पूछ रहे हैं, स्टॉकर कौन है? मैं हाल ही में इसके बारे में बहुत सोच रहा हूँ, इस पर विचार करते हुए कि इसे रहस्य के रूप में छोड़ना बेहतर है ताकि खिलाड़ी कल्पना कर सके, या मैं इसे खोजते समय एक पृष्ठभूमि कहानी दूं। मुझे आपकी राय की सराहना होगी। मैं डेमो को अपडेट करने की उम्मीद कर रहा हूं ताकि मैंने जो नए सामान जोड़े हैं उन्हें दिखाया जा सके। मैं प्ले टेस्टर्स की तलाश कर रहा हूं। अगर आप चाहें तो मुझे खेल से नफरत है। मैं बस लोगों से ईमानदार इनपुट सुनना चाहता हूं। मैंने कल रात एक सपना देखा। सपने में मैं एक शहर के अंदर गोल गोल घूम रहा था। जल्द ही मुझे पता चला कि मैं खेल के अंदर फंस गया हूं। स्टॉकर वहां था। उसने अपना चेहरा उतार लिया, जैसे कि यह किसी प्रकार का मुखौटा था। मैंने जो कुछ देखा वह मुझे इतनी भयभीत कर दिया कि मैं इससे भाग गया। काश मैं आपको बता पाता कि मैंने क्या देखा, लेकिन मुझे केवल एक धुंधला याद है। मैं तब तक भागता रहा जब तक मैं और नहीं भाग सका। जब मैंने रुककर पीछे देखा तो स्टॉकर गायब था। फिर किसी तरह मैं फिर से वहीं पहुंच गया जहां मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी। मैंने किसी कारण से फिर से चलना शुरू किया। जैसा कि कई बार सपनों में होता है, मैं अपने खुद के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सका। बाद में मैंने खुद को उस ऊंची इमारत पर पाया जहां मैंने पहली बार स्टॉकर देखा था और सपने की घटनाएं दोहराई गई। एक बार फिर मैं उस इकाई का सामना किया। उसने अपना चेहरा उतार लिया और मैंने जो देखा उससे भयभीत होकर भाग गया। यह चक्र बार बार दोहराया गया। हर बार इकाई ने खुद को कुछ भयानक रूप में प्रकट किया। हालांकि एक बार फिर मुझे इसका स्वरूप याद नहीं है। मैं आपको यह नहीं बता सकता कि हर बार उसका चेहरा अलग था या वही सपना असहज रूप से लंबे समय तक चला। यह किसी भी अन्य सपने से लंबा था जो मैंने कभी देखा है। जब मैं इससे जागा तो मैंने ऐसा महसूस किया जैसे मैंने पूरी रात जागते हुए बिताई हो। मुझे हर रात ये सपने आते हैं। ये बहुत लंबे होते हैं और ये बहुत वास्तविक लगते हैं। जब मैं इनसे जागता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने बिल्कुल भी सोया नहीं हो। दिन के दौरान ध्यान केंद्रित करना मेरे लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा है और मैं हमेशा पागलपन की थकान महसूस करने का आदी बन गया हूं। मुझे नहीं पता था कि यह बहुत बुरी तरह से सोने की इच्छा करना संभव था और फिर भी उचित आराम प्राप्त करना इतना मुश्किल था। नींद की गोलियां अब काम नहीं कर रही है। मैं उन्हें वैसे भी लेता हूं। मैं उन पर बहुत निर्भर हूं और उनके छोड़ने के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए मेरे पास ऊर्जा नहीं है। कम से कम ये मुझे थोड़े समय के लिए थोड़ा कम खराब महसूस कराते हैं। अगले अपडेट को बनने में हफ्ते लग गए। मुझे लगता है कि इस अवधि के दौरान 2 हटाए गए पोस्ट लिखे गए थे, लेकिन मैं उन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर सका। यहाँ उन्होंने आखिरी बार पोस्ट किया था, नमस्ते सभी को, मुझे कुछ समय के लिए अपनी मानसिक सेहत पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। मैं अब खेल विकास पर काम रोक रहा हूँ। उन सभी के लिए खेद है जो जल्द ही एक रिलीज की उम्मीद कर रहे थे। मैं यह नहीं कह सकता कि अल्फा कब आएगा या अगर मैं फिर से कभी इस खेल को उठाऊंगा। ईमानदारी से कहूं तो जो अभी भी ट्यून इन है उनके लिए यह अलविदा है। अभी के लिए हमने उसके साथ बात की और अंततः जॉर्ज को यह समझाने में सफल हो गए कि उसे कितनी गंभीरता से मदद की आवश्यकता है। उसे उसकी नींद के मुद्दों के बारे में एक नए डॉक्टर से बात करने के लिए मनाया गया और वह एक नए नुस्खे के साथ वापस आया। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह खेल के प्रति कितना जुनूनी हो गया था और खेल पर काम करने से ब्रेक लेने के लिए सहमत हुआ।
वह अभी भी एक खराब स्थिति में था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को वापस ट्रैक पर लाने के लिए पहले कदम उठा लिए थे। मैंने तब एक गलती की, हालांकि मुझे उस समय इसका एहसास नहीं हुआ। मैंने जॉर्ज को खेल की भूतिया प्रति रखने की अनुमति दी। जब तक रैथ उसके जीवन में रहेगा, उसका मन कभी नहीं मुक्त होगा। उस सच्चाई को समझने की कमी ने जॉर्ज को सब कुछ खोने की कीमत दी। हमारे अंतिम वार्तालाप के कुछ दिन बाद जॉर्ज अपने अपार्टमेंट में मृत पाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि यह एक जप्ती थी। जप्ती ने एपनिया का कारण बना, जो उसकी अचानक मृत्यु का कारण था। जिस दृश्य को उसकी मां ने उसके अपार्टमेंट में पाया, वह अवश्य ही दिल दहलाने वाला रहा होगा। जब उसने उसे पाया, वह फर्श पर पड़ा था। कमरा अंधेरा था, केवल उसके कंप्यूटर की चमकती रोशनी को छोड़कर यह खेल की दुनिया पर बंद था। जॉर्ज चारों तरफ फैले हुए थे, उनका चेहरा एक ओर मुड़ा हुआ था और उनके एक हाथ का स्थानांतरण हो गया था। ऐसा लगा जैसे बहुत थोड़े समय पहले ही मैं जॉर्ज के स्थान पर पिज्जा और कुछ पेय के ढेर के साथ घूम रहा था और हम सप्ताहांत में एक खेल जाम के लिए बनाए गए कुछ मूर्खतापूर्ण खेल पर हंस रहे थे। जो जॉर्ज मुझे याद था, वह उस हड्डी और धब्बेदार व्यक्ति से एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति था, जिसे हमने अंतिम संस्कार में देखा था। खेल को छोड़ दिया गया था। कुछ महीने बीतने के बाद हम एक नए प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करने लगे, लेकिन जॉर्ज के बिना वहां हमें मार्गदर्शन और प्रेरित करने के लिए उसमें वह जुनून और प्रेरणा नहीं थी जो इसे कहीं भी ले जाने के लिए आवश्यक थी। जल्द ही हमने इसे भी छोड़ दिया। रही बात रैथ की, यह जॉर्ज के कंप्यूटर में एक अज्ञात फाइल के भीतर अनछुई रही। उसका घर लगभग 1 साल तक अनछुआ रहा। जॉर्ज की मां ने आखिरकार अपार्टमेंट की सफाई करने का निर्णय लिया। उसने हमसे पूछा कि क्या वहां कुछ है जिसे हम रखना चाहते हैं। कुछ सोचने के बाद मैं जॉर्ज के कंप्यूटर को पुनः प्राप्त करने के लिए वापस जाने के लिए सहमत हुआ, जिसमें खेल की भूतिया प्रति थी। मेरे दोस्तों और मैंने खेल को फिर से खेला, यह सुनिश्चित करने के लिए कि रैथ फिर से स्थानांतरित नहीं हुआ है। एक बार जब हम सहमत हो गए कि यह अभी भी खेल में निवास कर रहा है, हमने यह तय किया कि इसके साथ क्या करना है। हमने फैसला किया कि हम कंप्यूटर का निपटारा नहीं कर सकते। रैथ खुद को किसी अन्य माध्यम में स्थानांतरित कर लेगा और नए वस्तु के साथ यह किसी और पर, शायद हम में से एक पर हमला करेगा। कुछ बहस के बाद हमने इसे बंद करने का निर्णय लिया। हमें उम्मीद थी कि यह लोगों से अलग होने पर निष्क्रिय रह सकता है, जैसा कि मैंने घर में जाने से पहले था। निक ने एक भंडारण इकाई किराए पर ली। हमने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को एक सेफ बॉक्स में बंद कर दिया और इसे वहीं छोड़ दिया। हमें उम्मीद थी कि हमें इसे फिर कभी नहीं देखना पड़ेगा। कुछ सालों के लिए हमारी योजना वास्तव में काम की। रैथ ने हमारे जीवन के टुकड़े को बदलने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन कम से कम अब हमें पता था कि यह किसी और को चोट नहीं पहुंचाएगा। जब भंडारण स्थान लूट लिया गया तो चीजें जटिल हो गई। हमारे द्वारा किराए पर ली गई इकाई से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, लेकिन बगल की इकाई पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। निक ने सुरक्षित बॉक्स और उसकी सामग्री को एक नए, अधिक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। बस सुरक्षित रहने के लिए उसने कहा, मुझे विश्वास है कि इसे स्थानांतरित करने की यात्रा के दौरान कहीं रैथ ने हार्ड ड्राइव को छोड़ दिया और निक की कार में किसी चीज से जुड़ गया। वहां से यह उसे घर ले गया और उसकी जिंदगी में चुपचाप प्रवेश कर गया। हमें यह समझने में बहुत देर हो गई कि यह हुआ था। कॉलेज से स्नातक होने के बाद निक एक सफल आवाज अभिनेता बन गया। उसने कुछ वीडियो गेम में और कुछ मामूली टीवी शो में भूमिकाएं पाई। निक भी एक प्रेरित वेंट्रिलोक्विस्ट था जिसे उसने अपने पिता से लिया था। उसके पिता ने अपने समय के दौरान एक अर्ध लोकप्रिय वेंट्रिलोक्विस्ट किया था और निक अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की बात करना पसंद करता था। यह नोट किया जाना चाहिए कि निक कभी भी महान वेंट्रिलोक्विस्ट नहीं था। वह यह मानता था कि वह इसमें अच्छा था, लेकिन वास्तव में वह नहीं था। उसे मंच पर एक्ट करना पसंद था, लेकिन बहुत कम लोग उसके प्रदर्शन को बैठकर देख सकते थे और उसे उसी तरह से मनोरंजन कर सकते थे जैसे उसने खुद को मनोरंजित किया। उसकी बहुत ही अजीब तरह की हास्य शैली थी जिसे केवल वह समझता था और वह अपने कृत्यों की आलोचना को अच्छी तरह से नहीं लेता था। वास्तविकता यह थी कि निक एक महान आवाज अभिनेता था और उसने डमी को बात करते हुए दिखाने के लिए तकनीक को पूरी तरह से स्थापित कर लिया था, लेकिन वह एक दिलचस्प स्क्रिप्ट नहीं बना सका और इसने उसके प्रदर्शन को खराब कर दिया। सब कुछ बदल गया जब रैथ ने कुछ महीने बाद अपने नए रूप में वापसी की।
निक ने अपने दर्शकों को टॉमी से मिलवाया, जिसे वह दावा करता था कि उसने अपने बेसमेंट की गहराई में छिपा हुआ पाया था। निक ने एक अधीनस्थ चरित्र की भूमिका निभाई, जिसे दर्शकों के साथ साझा करते हुए शर्मनाक और विवादास्पद कहानियों को साझा करने के लिए मजबूर किया गया। यह एक नया प्रकार का कार्य था और इससे पहले के सामग्री से काफी अलग था, और यह बहुत अच्छा निकला। नई सामग्री आकर्षक और मजेदार थी और यह उसे अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग कर देती थी। कुछ हफ्तों में वह स्थानीय बार कलाकार से स्थानीय सनसनी बन गया। मुझे पहली बार जब मैंने टॉमी के साथ उनका प्रदर्शन देखा तो महसूस हुआ कि डमी के साथ कुछ गलत है। मैं अकेला नहीं था जो इस तरह महसूस कर रहा था। मेरे दोस्तों ने भी मेरी शंकाओं को साझा किया। हमारे एक शो के बाद निक से मिलने के बाद मेरी चिंता की पुष्टि हो गई। जब मैंने डमी की मृत सफेद आंखों में देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ मुझे घूर रहा है। मुझे वही भावना हुई जो मुझे हमारे अधूरे खेल को खेलते समय महसूस होती थी और जब मैं भूतिया पोर्ट्रेट के आसपास होता था। निक ने धैर्यपूर्वक समझाया कि हमें उसकी चिंता करने की बेवकूफी थी। उन्होंने हंसते हुए कहा कि डमी न तो भूतिया थी और न ही प्रेतवाधित। उन्होंने खुद को यह विश्वास दिलाया कि जॉर्ज के साथ जो कुछ हुआ वह मानसिक स्वास्थ्य संकट का परिणाम था और रैट कभी वास्तव में नहीं था। जितना अधिक हमने उसे धक्का दिया वह उतना ही चिड़चिड़ा होता गया। उसने हम पर हंसते हुए कहा कि हम पागल हैं और उसने दावा किया कि हम उसकी सफलता से जल रहे हैं। उसने हमें नीच कहा और फिर धमकी दी कि अगर हमने इस मुद्दे को छोड़ नहीं दिया तो वह हमसे बात करना बंद कर देगा। हम एक दूसरे के साथ अभी भी बहस कर रहे थे कि उसे कैसे समझाना है जब एक अप्रत्याशित अवसर सामने आया। कुछ हफ्तों बाद निक ने मुझे एक नए कार्य की समीक्षा करने के लिए कहा जिस पर वह काम कर रहा था। उस समय मैं ही उसके साथ अच्छे रिश्ते में था, लेकिन मैंने निक को उसके दोस्तों को आने देने के लिए राजी किया ताकि वे पिछले झगड़े के लिए व्यक्तिगत रूप से उससे माफी मांग सके। हम तीनों ने कुछ अधिक कट्टरपंथी कोशिश करने का निर्णय लिया था। जब हम मिलने आए मैथ्यू और हेडन, एक बार जब वे दोनों निक को उनके पश्चाताप पर आश्वस्त कर चुके थे, तो हमने उनके नए कार्य को देखने के लिए कहा और उन्होंने हमें दिखाने के लिए अपनी स्थिति बना ली। जैसे ही उन्होंने डमी को निकाला, हम क्रियान्वित हो गए। उनकी प्रतिक्रिया हास्यास्पद थी। उन्होंने अपना कार्य छोड़ने से इनकार कर दिया जब हम टॉमी को उनसे छीनने की कोशिश कर रहे थे। डमी ने उनसे मदद के लिए भीख मांगी जब हम उनसे रसल करने की कोशिश कर रहे थे। ये हंसना शुरू कर दिया जब वह हमारे पीछे दौड़े, उसका जबड़ा ऊपर और नीचे झूलते हुए जैसे ही निक हमारे पीछे दौड़ा। निक हंसी की आवाज कर रहे थे और फिर भी एक ही समय में उनके चेहरे पर पूरी तरह से भयभीत अभिव्यक्ति थी। एक बार जब हमने अपनी भागने की योजना बनाई तो हमने इसे हथौड़ा से टुकड़ों में तोड़ दिया और अवशेषों को कूड़ेदान में फेंक दिया। अगले ही दिन निक उसी डमी के साथ मंच पर वापस आ गए जो बिना किसी खरोच के थी, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। उसके बाद उन्होंने हमसे किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया। हमने अपनी समस्याओं के स्रोत को दूर करने का कोई तरीका खोजने की उम्मीद में इकाई की उत्पत्ति पर शोध करना शुरू किया। मैं इस पर अधिक नहीं बताऊंगा क्योंकि यह एक व्यर्थ अभ्यास था। जब हमने ऑनलाइन मदद मांगी तो हमें जो प्रतिक्रियाएं मिली वे अविश्वास से लेकर हमारा मजाक उड़ाने तक थी। हमने 2 लोगों से बात की जिन्होंने दावा किया कि वे हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन वे दोनों ट्रोल निकले। यह उसकी हद तक था। मुझे संदेह था कि रैट निक को मैनिपुलेट कर रहा था। उसने उन्हें प्रसिद्धि और सफलता का स्वाद दिया जैसा कि उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था और उन्हें इस पर नशे में कर दिया। वह जल्दी से डमी पर निर्भर हो गए क्योंकि वे इसके बिना प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। समय के साथ निक के प्रदर्शन अधिक से अधिक परेशान करने और उकसाने वाले हो गए। हमारे पतन के बाद भी मैं उन्हें अनियमित रूप से देखने के लिए जाता रहा। अभी भी यह विश्वास था कि मैं किसी तरह उनसे बात कर सकूंगा। उनके प्रदर्शन को बैठकर देखना मुश्किल था। उन्होंने दर्शकों के बारे में कुछ बातें जानी जिनके साथ वह अक्सर बातचीत करते थे। उनकी बातचीत ने कई लोगों को असहज या आहत किया। अन्य लोग उनकी असामान्य क्षमताओं और उकसाने वाले व्यक्तित्व से मनोरंजन हो गए। मैंने लोगों को उनके प्रदर्शन को देखकर उन्माद में देखा और दूसरों से बात की जो उनके धार्मिक उन्मादपूर्ण प्रशंसक थे। जैसे जैसे उसका मन तंग होता गया, निक ने शो के बाहर डमी से बात करना शुरू कर दिया। सबसे पहले यह उसके परिवार द्वारा देखा गया, लेकिन यह उसके आसपास के सभी लोगों के लिए स्पष्ट हो गया। वह इसे हर जगह अपने साथ ले जाने लगे।
अंत के करीब उनके भाई ने दावा किया कि उन्होंने निक को बिना टॉमी के कभी नहीं देखा। यह उनका स्थायी साथी बन गया था, उनके एक भाग। यह व्यवहार उनके प्रतिष्ठा के लिए चमत्कार नहीं कर रहा था, लेकिन तब तक उन्होंने वफादार अनुयायियों की एक मंडली जुटा ली थी जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कैसे विचित्र और विचलित हो गए। रैथ ने उन्हें उस सफलता को दिया जिसका उन्होंने बचपन से सपना देखा था, लेकिन इसे एक अनकही कीमत पर किया। जहां तक निक का सवाल है, हमने उन्हें मदद करने का कोई तरीका नहीं खोजा। आखिरी जगह जहां उन्हें कभी देखा गया था वह एक अजीब जगह थी जिसे ग्रैंड सर्कस ऑफ मिस्ट्रीज कहा जाता था। वह वहां थोड़ी देर के लिए एक स्टार प्रदर्शनकारियों में से एक के रूप में काम कर रहे थे, जब तक कि विशेष रूप से परेशान करने वाले प्रदर्शन के बाद वह अचानक ही धरती से गायब हो गए। डमी उनके साथ चली गई, लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं था कि उसमें रहने वाला चीज अभी भी कहीं छिपा हुआ था। निक के साथ पूरा करने के बाद एक समय के लिए मैं इकाई को ट्रैक खो बैठा। मुझे लगा कि यह किसी और के जीवन को सता रहा होगा। व्यक्तिगत रूप से मैं इसके साथ कुछ और नहीं करना चाहता था। मेरे बाकी दोस्त शहर से बाहर चले गए और जल्द ही मैंने उनसे संपर्क खो दिया। मुझे लगता है कि हम सभी ने निक को असफल होने के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस किया और हमने एक दूसरे को इस असफलता की याद दिलाने के रूप में देखा। यह हमारे सभी के लिए बेहतर था यदि हम अतीत को पीछे छोड़ दें और अपनी अलग अलग जिंदगी में आगे बढ़े। कुछ साल बाद मैं एक दिन खबर देख रहा था। एंकर ने एक सिंकहोल की चर्चा शुरू की जो मेरे गृह नगर के बाहर एक वीरान मैदान में दिखाई दिया था। उन्होंने इसे जमीन में एक काले छेद के रूप में वर्णित किया जिसने इसके चारों ओर से सारी रोशनी को चूस लिया था। मैंने कुछ दिन बाद इसे व्यक्तिगत रूप से देखा। तब तक शहर में आधे लोग इसे देखने गए थे। मैं पर्याप्त करीब जाकर गुफा की गहराई में झांक कर देखने के लिए पहुंचा। जब मैंने अनंत को देखा तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ गहराई में मुझे घूर रहा है। वहां मैं एक तरह की उनींदी में पड़ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कालेपन में गिर रहा हूं। मेरे आसपास की दुनिया अवास्तविक और दूर हो गई। मेरी पत्नी जो मेरे साथ वहां गई थी ने दावा किया कि मैंने 1 मिनट से अधिक समय तक छेद के ऊपर खड़ा होकर झूलते हुए देखा। यह वही थी जिसने मुझे अपने ट्रांस से बाहर निकाला। उसे मुझे मेरे होश में लौटने के लिए कई बार थप्पड़ मारना पड़ा। तब तक मैं इतनी दूर झुका हुआ था कि उसने कसम खाई थी कि मैं गिरने वाला हूं। तब से मैं सिंकहोल पर नजर रख रहा हूं। मैंने सुना कि कुछ बच्चों ने किसी को अंदर जाने की हिम्मत की थी। मेरे वहां जाने के तुरंत बाद मुझे विश्वास है उसका नाम जेफ था। वह कुछ दिन बाद फिर से प्रकट हुआ बिना यह याद किए कि वह गायब हो गया था। मैंने कुछ दिन पहले खबर में इस लड़के का एक बड़ा संस्करण देखा। मैंने जो कुछ किया उसके बारे में सुना। मैंने सोचा कि अब इस कहानी को बाहर निकालने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि रैथ अब तक उससे आगे बढ़ गया होगा। हो सकता है कि यह सिंकहोल में लौट आया हो या शायद यह किसी नए माध्यम से जुड़ गया हो। जहां भी यह है, मुझे कोई संदेह नहीं है कि यह किसी अन्य शिकार की तलाश में है। सुरक्षित रहें वहां बाहर।